हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है, बिल्कुल पक्का आएगा। ऐसा ही आएगा आप सभी का 2024 का बोर्ड पेपर। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का इस बार बोर्ड एग्जाम में साइंस में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे उत्तर के साथ बताने वाले, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड के पेपर में यहाँ पे अपनी अनुक्रमांक डालना है, ठीक है, 10 अंकों का यानी रोल नंबर, और यहाँ पे अपने पेपर में आपको नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो विज्ञान का आपका कोड होता है वो 931 बोर्ड का कोड है ये, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो ये संकेतांक है पेपर का वो 820 DG है, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत ही वायरल पेपर है और ये ऐसा है पेपर आप सभी के 2024 बोर्ड में बिल्कुल यही पेपर आएंगे। तो यहाँ पे जो आपका क्लास 10 साइंस होता है, ठीक है, ये 2024 का है। तो इसमें जो आपको पूर्णांक मिलता है, ठीक है, वो 70 यानी 70 नंबर का ये पेपर होता है। और इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, जिसमें से ये जो 15 मिनट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए निर्देश दिया हुआ है। इस 15 मिनट में आप सभी को इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है। किस तरह से कौन सा क्वेश्चन दिया है, कितने नंबर का देना है, सब कुछ आपको इस 15 मिनट में पढ़ लेना है और आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि इसमें 2 खंड है, पहला अ है और दूसरा ब है, ठीक है, 2 खंडों में विभाजित है। इसमें क्या है, खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों में विभाजित है, ठीक है, क ख ग में विभाजित है। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न पत्र के खंड अ में जो है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, ठीक है, यानी 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए, पर बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 नंबर का है। और यहाँ पे उसका आंसर आप सभी को OMR आंसर शीट पे लिखना है और लिखते समय आपको नीले और काले पेन का यूज करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु हमने आपको बताया कि 1 नंबर निर्धारित है। पे सबसे जरूरी बात है कि जो आपका खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, बहुविकल्पी क्वेश्चन, उसमें आपको 1 घंटे का समय है, यानी 1 घंटे में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा लिख देना है, ठीक है, क्लियर कर लेना है। अगर आप लोग इससे अधिक समय लेते हो तो आपको टाइम की कमी हो जाएगी, ठीक है। और आपको जो 2 घंटे का समय मिल रहा है, ये वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट और वर्णनात्मक प्रश्न 2, ठीक है, दोनों को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिल रहा है। आगे हम आपको बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है कि सभी प्रश्न के लिए, ठीक है, आपको अंक निर्धारित है उसके। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि दिया है कि खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, ठीक है। और यहाँ पे प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ करना है। यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे ये जो आपका साइंस है, ठीक है, ये 3 खंडों में बटा हुआ है। पहला आप सभी का रसायन विज्ञान है, ठीक है, दूसरा है आप सभी का बायोलॉजी जीव विज्ञान, और तीसरा है आपका भौतिक विज्ञान। यानी ये 3 खंड है, तीनों खंड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो अगर आप लोग खंड अ का करते हो, ठीक है, उपखंड अ का करते हो यानी रसायन विज्ञान का, तो आप लोग उसको सबसे पहले अपने कॉपी के सबसे ऊपरी भाग पे आपको उपखंड अ लिखना है, ठीक है। और उपखंड अ की जितने भी क्वेश्चन है आप लोग उसी यानी कि उसी उपखंड अ में आपको लिखना है। ये नहीं कि उपखंड अ का क्वेश्चन आप लोग, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान में आप लोग लिख दिए। अगर रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है जीव विज्ञान में लिख दोगे तो टीचर भी वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किस तरह से स्टूडेंट जो है लिखा हुआ है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन का आंसर है। इसलिए आप लोग जो भी खंड कर रहे हो, आप लोग कोशिश कीजिए कि सभी क्वेश्चन जितने भी उपखंड में दिए हैं अ में, उसका उसी में आंसर आपको लिखना है, ठीक है, ये बोला है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, खंड अ जो है इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है और ये 20 नंबर का है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी इस पेपर, ये पेपर ही बिल्कुल वायरल है, इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही पेपर आप सभी के एग्जाम में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, यानी एफ फोकस दूरी होती है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो समतल दर्पण है ये किस तरह से होता है, किससे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये गोली दर्पण है, ठीक है, और जब हम इसको काटते हैं इस तरह से बीच से हमने काट दिया, और इसके बाद यहाँ पे यानी इस गोली दर्पण को 2 भागों में बांट दिया। अब यहाँ पे इस तरह से जैसे हम यहाँ से काटते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब हम थोड़ी सी काटते हैं इस तरह से इसको थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है, यानी एक पाई के नुमा यहाँ पे हो जाता है।
अब यहाँ पे देखिए इस तरह से एक पाई नुमा हो गया। अब ये अभी कोई भी दर्पण नहीं है, ठीक है। जब इस पे हम पेंट करते हैं, कलई करते हैं, ठीक है, तब ये जाकर के दर्पण बनता है। और पेंट और कलई करेंगे तभी इससे क्या हो जाएगी, इससे प्रकाश का परावर्तन होगा, अदरवाइज इससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने इसको कलई कर दिया, पेंट कर दिया, तो ये बन गया समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण बन गए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें ये जो समतल दर्पण होता है, ठीक है, वो सभी के घरों में पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग डेली जब कॉलेज जाते हो या कहीं भी फंक्शन वगैरह जाते हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो कि जो आप फेस देखते हो, आपके घरों में जो शीशे हैं, ठीक है, उसमें आप लोग फेस देखते हो, जो भी आपको रूप रंग संवारना है आप लोग संवारते हो, क्रीम पाउडर लगाना है लगाते हो, ठीक है, तो वो आप लोग समतल दर्पण में ही देखकर करते हो सब कुछ, ठीक है। जो आपके घरों में शीशा है जिसमें आप लोग अपने डेली, ठीक है, रूप रंग देखते हैं, वो समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये समतल दर्पण है। अब इसको हम यहाँ पे जितना भी बढ़ाएं, ठीक है, और इस तरह से कलई करते जाए, ये उतना ही बड़ा होता जाएगा। अब देखिए ये बड़ा होता जा रहा है, इसका फोकस दूरी हमने बताया यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हमने इसको इधर बढ़ाया तो इसकी फोकस दूरी फिर इधर हो गई, फिर इधर हो गई, ठीक है। इस तरह से क्या है, इसकी फोकस दूरी अनंत है। ये जितना बड़ा होगा उसकी फोकस दूरी उतना ही बड़ा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ये दर्पण के अंदर ही बनता है। जैसे जब हम लोग अपनी फेस को देखते हैं तो क्या होता है कि शीशे में देखते हैं तो उसी जगह तो हम लोग दिखते हैं, जैसे देखेंगे बिल्कुल उसी तरह दिखेंगे। ये नहीं कि हम पास से शीशे में देख रहे हैं तो काफी छोटे दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। आप लोग का जितना बड़ा फेस है उतना ही बड़ा शीशे में दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसका जो प्रतिबिंब होता है ये दर्पण के अंदर ही बनता है। कि यहाँ पे हम इस समतल दर्पण को जितना ही बढ़ाएंगे, ठीक है, इसकी फोकस दूरी उतना ही बढ़ती जाएगी, यानी इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस के सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पे F बराबर R/2 होता है, ठीक है। यानी इसकी जब फोकस दूरी क्या है, अनंत है, इनफाइनाइट है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है। जितना यानी फोकस दूरी अनंत है, जितनी फोकस दूरी होगी उतनी ही क्या हो जाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है ये फोकस दूरी की आधी होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे इसकी जो समतल दर्पण है, ठीक है, इसका जो फोकस दूरी होता है ये अनंत होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पे ये मानव नेत्र है, ठीक है, और इसमें क्या है, इस तरह से बना है और बीच में इस तरह से पुतली है, ठीक है। और ये वाला जो भाग है, यानी ये वाला जो भाग है इस तरह से, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग, ये भाग जो है ये आइरिस है। अब यहाँ पे क्या है, और ये वाला जो भाग है ये पुतली है, ठीक है, ये क्या है, पुतली है। अब यहाँ पे देखिए जो प्रकाश हमारे आंखों में जाता है, ठीक है, वो किसके माध्यम से जाता है, तो वो इसी पुतली के माध्यम से ही जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो वो पुतली करता है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है। और देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो पुतली है, ठीक है, इसका एक और रहस्यमयी बात है कि अगर आप लोग अंधेरे में जाओगे, ठीक है, तो ये जो पुतली है ये क्या हो जाएगी, जैसे थी उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगी, यानी बड़ा हो जाता है। और जैसे ही आप लोग प्रकाश में निकलोगे तो ये क्या हो जाएगी, पुतली की छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है, जब अंधेरे में आप लोग जाते हो तो क्या होता है कि आपको प्रकाश कम मिलता है, ठीक है, अंधेरे में प्रकाश कम रहता है, तो उसमें क्या होती है कि वस्तुएं जो होती है वो दिखाई आपको कम देगी, इसलिए पुतली जो होता है वो बड़ा हो जाता है कि अंधेरे में थोड़ा बहुत भी प्रकाश मिलेगा तो आपकी पुतली जो है उस वस्तु को देख पाएगी, ठीक है, इसलिए ये बड़ा हो जाता है। और प्रकाश में क्या होता है, जब ज्यादा प्रकाश है तो पुतली छोटी हो जाती है, क्योंकि पुतली छोटी है उसमें प्रकाश जाएगा, ठीक है, थोड़ा भी जाएगा तो वो वस्तु आपको काफी स्पष्ट दिखाई देगा क्योंकि वहां पे प्रकाश है।
है। तो ये पुतली का क्या होता है, ये अपने आप में ये क्षमता होता है छोटा और बड़ा होना, और इसी माध्यम से जो हमारे आंखों में प्रकाश जाता है वो पुतली के माध्यम से जाता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश न होती, ठीक है, तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते, ठीक है। और आंख और प्रकाश को, किसी वस्तु को देखना आंख और प्रकाश का होना दोनों का अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है सिलिकॉन पदार्थ होता है। अब देखिए सिलिकॉन यानी SI, सिलिकॉन मतलब शीशा, ठीक है, ये क्या है, शीशा है। और यहाँ पे जो शीशा होता है ये, इसमें क्या होता है कि विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक है। ये विद्युत का क्या होता है, अर्धचालक होता है, यानी ये विद्युत का कुचालक और सुचालक दोनों होता है। अर्धचालक का मतलब, ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सिलिकॉन पदार्थ है वो विद्युत का क्या होता है, यानी वो पदार्थ अर्धचालक होता है। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कई होते हैं, जैसे पहला हमने आपको बता दिया टेस्ला, ठीक है, टेस्ला भी होता है इसका मात्रक, और एक इसका मात्रक और होता है, वो होता है न्यूटन और बटे मीटर का स्क्वायर, ठीक है, एक ये होता है। और इसके बाद एक होता है वेबर बटे मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इसके जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इसके 3 यूनिट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको तीनों को याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तीनों भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कौन सा, इस तीनों जो हमने यहाँ पे बताया, इसमें से इस ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वेबर बटे मीटर का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, वेबर बटे के मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से क्या है, ये एक प्रकार का दर्पण है, ठीक है, इस तरह से हो गया उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे इसके बीचों बीच से ये क्या जा रही है, यहाँ पे बीचों बीच से जा रही है मुख्य अक्ष, ठीक है, इस तरह से ये मुख्य अक्ष जा रही है, इसका नाम मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये जो है ये ध्रुव है, ठीक है, और यहाँ पे ये फोकस है, और यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। यहाँ पे ये ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव से और यहाँ पे वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस दूरी को जैसे हम 8 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस दूरी को हम 8 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, और इस दूरी को हम मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, ठीक है, और इसको हम मीटर में भी माप सकते हैं, यानी हम इसको तीनों में माप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या का मात्रक जो है, यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है, सभी होते हैं, इसके मात्रक सभी होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन करते हैं। देखिए विद्युत धारा जो है इसका मापन अमीटर के द्वारा करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर आ जाता कि विद्युत विभव का मापन करते हैं तो वो वोल्ट मीटर से करते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है, यानी गतिमान आवेश Q जो है वो क्या क्या उत्पन्न करता है। तो देखिए ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और यहाँ पे, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, और ये उपखंड ख से है, यानी रसायन विज्ञान से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो 8वां है तप्त निकिल, ठीक है, तप्त निकिल के चूड़, निकिल का जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे तप्त निकिल के चूड़ की उपस्थिति में एसिटिलीन, एसिटिलीन का सूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये क्या एसिटिलीन का सूत्र है। तो यहाँ पे हो जाएगा निकिल चूड़ की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन H2 हो सकता है, H भी हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे क्या कहलाती है, पहला ऑप्शन है विस्थापन अपक्रिया, दूसरा है योगात्मक अपक्रिया, और वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, ठीक है। तो ये अपक्रिया जो है ये योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी राइट है।
नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आपके पेपर में छपा रहता है, ठीक है। किसी भी साल के पेपर को आप लोग उठाकर देखोगे तो सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आए रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान है, ठीक है। इसका हमने आप सभी को आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो चैनल पे हमारे। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है, ठीक है, वो 7 होता है। ऑप्शन सी राइट। तो देखिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन दिया है C2H5HSO4, ठीक है। इसको कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका क्या नाम है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, यानी हीट की सिंबल इस तरह से होती है, गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है? तो यहाँ पे देखिए इसका हम आपको रिएक्शन बताते हैं, तब आपको ये क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका रिएक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सूत्र है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया था C2H5HSO4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5HSO4। इसके बाद क्या है, को 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है, यानी इसको गर्म करना है, ठीक है। गर्म करने की सिंबल हम आपको बताए कि इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से गर्म करने की सिंबल होता है। और इसको 160 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना, 170, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें हमको गर्म करना है, ठीक है। तो ये क्या बनता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। ये क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरह से। अब इसको देखिए, ये C2 और H5 है, ठीक है। तो यहां से हम एक H को निकाल देते हैं। जब यहां से हम एक H को निकाल देते हैं तो यहाँ पे कितने H बचेंगे, सिर्फ 4 H बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक H यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यहाँ से एक H को निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचा, C2, ठीक है, जो बचा है C2 और यहाँ पे H4 बचा, ठीक है। एक H को यहाँ से हमने ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये H, ठीक है, अब इसके पास चला गया, यानी इसको हम सब कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, मिलेंगे आपस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी H+ और यहाँ पे H+ जब मिलेंगे तो ये हो जाएगा H2, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा H2 और इसमें SO4 दिया है, तो आपको यहाँ पे SO4 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जब हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म किए तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, तो ये जो सूत्र है ये एथिलीन का सूत्र है। किसका है, एथिलीन का है, ठीक है, एथिलीन का हो गया। और यहाँ पे ये जो सूत्र है, यहाँ पे H2SO4 ये तेजाब का सूत्र है, ठीक है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हो गया, एथिलीन प्राप्त हो गया। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे C2H4, ठीक है, C2H4 प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षार है। देखिए प्रबल क्षार जो है इसमें से वो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये प्रबल क्षार है, इससे क्या होता है कि साबुन वगैरह बनता है, ठीक है, और यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर वगैरह सब बनता है इसी KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। देखिए आप सभी को इस तरह से कोई भी नहीं बताएगा, काफी मेहनत से हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर करते हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो आप लोग को हम गारंटी देते हैं 100% कि आप लोग हमारे चैनल से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में इस बार 95% लाओगे और आप लोग जिला टॉप नहीं बल्कि प्रदेश टॉप करोगे, क्योंकि हर साल हमारे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट प्रदेश टॉप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और जलीय विलयन का मतलब हम इसको क्या करेंगे, H2O से जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये प्राप्त होता है H2SO4, तेजाब प्राप्त होगा तो वो अम्लीय ही है, ठीक है। तो इस तरह से
इसके बाद नेक्स्ट है 13, निम्न में कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। अब देखिए अम्लीय प्रकृति का इसको पहचानने के लिए इसमें क्या है कि इसमें क्रियात्मक समूह अम्लीय जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन, तीसरे में क्या है COOH जुड़ा है यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब अम्ल आ रहा है इस नाम के आगे, ठीक है, और COOH ये क्या है अम्ल का ही इसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है CH3COOH जो है ये क्या है अम्लीय है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आ गया उपखंड ग। उपखंड ग में आ गया आपका जीव विज्ञान से संबंधित बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है पौधे द्वारा श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि निकलती है दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है O2, नाइट्रोजन दिया है N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड CO दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सिगरेट के धुएं से निकलता है। और यहाँ पे क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो हम लोग देते हैं पौधे को, ठीक है, जिससे पौधा लेता है और जीवित रहता है। और जो पौधा हम लोगों को देता है यानी जो पौधे के श्वसन क्रिया से निकलती है वो ऑक्सीजन निकलती है O2, जिससे हम लोग लेते हैं और आज जिंदा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है बौनेपन का क्या कारण है, यानी जो बौनापन है वो क्या किस कारण से लोग बौने हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है इसमें क्या है कि वृद्धि हार्मोन्स के स्राव की कमी, यानी वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हार्मोन्स की स्राव की जब कमी हो जाएगी तभी क्या हो जाते हैं लोग बौने हो जाएंगे। अगर अधिकता हो जाएगी तो काफी लंबे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है कि आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है। ठीक है, तो वो जैव आवर्धन कहलाता है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है 17, प्राकृतिक रूप में ठोस ईंधन कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए LPG तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये द्रवित होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। CNG भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी द्रवित होता है लिक्विड। इसके बाद कोक भी नहीं है और यहाँ पे क्या है कोयला जो होता है वो काफी ठोस ईंधन है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 18, मनुष्य के बिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक है, तो मनुष्य के बिक यानी ये उत्सर्जन से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। ठीक है, किसके माध्यम से मिलता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ये क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि जो मदर होती है, माँ होती है, उनके पेट में, ठीक है, उनके गर्भ में जो बच्चे पलते हैं उनको किस तरह से भोजन मिलता है। ठीक है, कैसे वो कहाँ से भोजन लेते हैं, कौन उनको भोजन देता है जिससे उनकी वृद्धि होती है, उनकी विकास होती है। ठीक है, तो वो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है ये मानव, ठीक है, ये माँ के भ्रूण में यानी माँ के गर्भ में जो पल रहे बच्चे हैं प्लेसेंटा के माध्यम से भोजन लेते हैं जिससे वो उनका विकास होता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीन प्रारूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बौना पौधा बोला है यानी इसका स्मॉल टीटी होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। ओके, इसके बाद आ गया यहाँ पे खंड ब जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया है और ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ देखिए उपखंड क यानी यहाँ पे खंड ब है। तो इसमें क्या है पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। ये कितने नंबर का है 4 नंबर का है। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय, पहला ये क्वेश्चन है, दूसरा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। यानी दोनों का अगर आप लोग आंसर लिखोगे तब आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर आपको पहला आंसर याद है, ठीक है, दूसरे का आंसर नहीं याद है, फिर भी आप लोग पहले का आंसर आधा ही लिखिए लेकिन जरूर लिखिए, आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा क्योंकि ये स्टेप मार्किंग है। ठीक है, अगर आप लोग आधा करते हो तो 2 नंबर और ये आधा करते हो तो फिर से 2 नंबर, ये 4 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप लोग सोचोगे कि दूसरा इसका आंसर नहीं याद है और इसको हम छोड़ ही देते हैं तो एक भी नंबर हाथ में नहीं आएगा, लड्डू लेकर टहरोगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इसमें से 2 क्वेश्चन है, एक ही आ रहा है लेकिन लिखिए, लेकिन इसका आंसर जरूर लिखिए।
तो देखिए इस सभी का आंसर जो है, इसका आंसर हम आपको अलग से, यानी हम इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, उसमें हम आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा, दूरदृष्टि दोष होने के मूल कारण क्या है, उनका निवारण कैसे किया जाता है। ये भी क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सभी का आंसर हम आपको काफी अच्छे तरीके से फिगर वगैरह डायग्राम के साथ बताएंगे, और पहले भी बता चुके हैं, आप लोग साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और इस पूरे पेपर की, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ इसके बाद एक वीडियो आएगी, आप लोग इसको शेयर करोगे, कमेंट करोगे हाँ मैम सॉल्यूशन चाहिए, तो हम आपको वीडियो दे देंगे। तीसरा है, एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट, वो ठीक है 2.0 किलोवाट लिखा है, पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते रहने पर 30 दिन में कितनी, ठीक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। यानी इसमें क्या है, आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। आपको इसमें सवाल भी आता है आपके फिजिक्स से, तो आपको सवाल को भी, न्यूमेरिकल को भी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से। हम आपको बताएंगे, अगर आपको सवाल भी नहीं आता है ना, हम ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के समय, जिससे आप लोग इन सवालों को चुटकियों में लगा लोगे। नेक्स्ट है चौथा, विद्युत मोटर। ये देखिए जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लिखित है बिल्कुल, हमारी 100% गारंटी। आज ही आप लोग लिखकर अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से इसकी कार्यविधि समझाइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आप लोग पूरा इसका चित्र वगैरह जरूर डायग्राम खींचकर बनाइएगा, तब आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। इसमें देखिए अथवा दिया है, आप लोग इसको कीजिए, ठीक है, ये 4-5 पेज में इसका आंसर जाएगा, आप लोग इसको कीजिए, या अथवा आप लोग इस सवाल को हल कर दीजिए। इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा सवाल में, इसमें तो कुछ 1-2 नंबर कट भी सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, ठीक है, यानी एफ बराबर कितना दिया है, 20। इसके बाद किसी वस्तु के दोगुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी रखना होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे दूरी पूछ रखा है। अब यहाँ पे आपको इस दोनों में से किसी एक को ही करना, आप लोग यहाँ पे इसका, ठीक है, आंसर कर सकते हो या इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट उपखंड ख दिया है, इसमें उपखंड ख यानी इसमें आपका रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, पहला दिया है यहाँ पे कि सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद यहाँ पे दिया है सजातीय श्रेणी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हमने इसको काफी अच्छे तरीके से बताया, आप लोग जाकर चैनल पे देख सकते हो, और इसकी आंसर भी बहुत जल्दी आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है, उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे 7वां है, निम्न पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। ये यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है, 2-2 नंबर के, 6 नंबर के है। प्रतिस्थापन अपक्रिया, सजातीय श्रेणी और दहन अपक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, आपको तीनों को करना है। अगर आपको एक आता है, एक ही कीजिए, आपको 2 नंबर मिलेगा। तीनों कर देते हो, 6 नंबर आपने हाथ में कर लोगे। तो यहाँ अथवा दिया है, ठीक है, आप लोग टिप्पणी कीजिए, या यहाँ पे आपको क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण देना है, यानी आपको इसका परिभाषा नहीं लिखना है, सिर्फ समीकरण देना है। और यहाँ पे 6 है, ठीक है, और ये 6 नंबर का, 1-1 नंबर आपको मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अगर आपको ये अच्छे से नहीं याद है, ठीक है, इसके अच्छे से समीकरण नहीं याद है, तो आप लोग टिप्पणी ही कर दीजिए। इसको करोगे तो आपकी जो समीकरण है वो गलत होगा, तो आपको आधा ही नंबर मिलेगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है पहला, एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यानी क्या प्राप्त होता है, ये आपको लिखना है। एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी H2SO4 के साथ अधिक में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तीसरा है, एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है।
एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। एथिल अल्कोहल सोडियम धातु के साथ जब अब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, पांचवा एथिल अल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको इनका समीकरण देना है बस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे उपखंड ग, इसमें क्या है, 8वां क्वेश्चन है वातरंध्र क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी उपयोगिता बताइए। ये आपके जीव विज्ञान से क्वेश्चन है 4 नंबर का। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन पुनरुद्भवन तथा मुकुलन में विभेद कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लो आप लोग जल्दी से इसको, ठीक है, 4 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। देखिए मेंडल के 3 नियम थे, आपको तीनों नियम को काफी विस्तार से याद कर लेना है और इसके प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को भी समझ लेना है। ये 4 नंबर का हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। अथवा दिया इसको कीजिए या इसको कीजिए आप लोग, मनुष्य के हृदय को दाया एवं बाया भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन करना है। ये 6 नंबर का। अथवा दिया इसको कीजिए या आप लोग इसको कीजिए। साथ फिगर में आपको, ठीक है, पाचन तंत्र का चित्र याद कर लेना है, समझ लेना है और मादा जननांग, ठीक है, और नर जननांग को भी आपको तैयार कर लेना है, वो भी क्वेश्चन आते हैं चित्र सहित। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस पूरे पेपर को तैयार करना। पर में जितने भी क्वेश्चन थे सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। आपके एग्जाम में 100% गारंटी है इस बार पक्का आएगा। और आप लोग इस पेपर के साथ साथ जितने भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली आपको देते हैं साइंस का, ठीक है, क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे स्टडी होती है, तो साइंस का जितने भी क्वेश्चन देते हैं सभी को तैयार करना है। और साथ ही साथ आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है, डेली आपको तैयार करना है। और ऐसी पेपर हम आप सभी को 2 से 3 पेपर देंगे, 4 पेपर देंगे, ठीक है। आपको पूरे पेपर की तैयारी करना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हो तब जाके आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, जरूर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। और इसके साथ साथ आपका जो 2023 का बोर्ड का पेपर है, ठीक है, उसको आपको पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जहां भी आपको मिले तो आप लोग लेकर के पूरे को सॉल्व कर लीजिए, उसके क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। और पिछले ईयर के आपको 2 से 3 पेपर को सॉल्व कर लेना है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को और न्यू मॉडल पेपर को। अगर आप लोग इतना करते हो तब आपका विज्ञान में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।